Hello students, welcome to the channel English 360. And as you know that we had started the chapter determiners, and now we'll study its part quantifiers. So quantifier students are those determiners which indicate towards an amount or a number. So we are going to study different quantifiers here. So you can see, as you can see on the screen, that there are various quantifiers shown here. So we'll study some of them in this lecture, and rest of the quantifiers will be discussed in the upcoming lectures. So we'll start our discussion with the quantifiers each and every. So each and every जो है स्टूडेंट्स इन दोनों का मीनिंग जो है वो सिमिलर है, एंड दिस both take a singular verb, but there are some differences between these two words, and these two words are used before a singular noun to talk about all the member of a group. For example, there are desks in each classroom in the school, or I can also say that there are desks in every classroom in the school. So there are some situations in which these two words can be used interchangeably. मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे हम एक दूसरे की जगह भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. एंड वन मोर सच एग्जांपल इज देयर वर फ्लैग्स फ्लाइंग फ्रॉम एवरी बिल्डिंग, और यू कैन से देयर वर फ्लैग्स फ्लाइंग फ्रॉम ईच बिल्डिंग. तो इन दोनों का सेंस जो है हम इन दोनों सेंटेंसेस को करेक्ट कह सकते हैं, बट विद द माइन्यूट डिफरेंस. थोड़ा अलग अलग इनका एक सेंस हो जाता है. बट ये दोनों वर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया, दीज आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. यहाँ पे देखिए, जो मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिया है कि देयर वर फ्लैग्स फ्लाइंग फ्रॉम एवरी बिल्डिंग और ईच बिल्डिंग. एवरी बिल्डिंग का मतलब ये होगा कि ऑल द बिल्डिंग्स, एंड इज यूज्ड फॉर अ ग्रेट नंबर. एक अगर बहुत बड़ा नंबर होगा उसके लिए हम एवरी यूज करते हैं, और ये सभी बिल्डिंग्स की तरफ रेफर करता है. ईच बिल्डिंग का मतलब क्या होगा कि हम बिल्डिंग्स को सेपरेट देख रहे हैं, वन बाय वन देख रहे हैं, इंडिविजुअली. जैसे कि हम सभी उनके पास से गुजर रहे हैं, और हमने गुजरते हुए हर एक बिल्डिंग के सामने से गुजरे हो, और हमने क्या देखा हो कि वहाँ पे हर एक बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग जो है वो फ्लाई कर रहा था. और एवरी का मतलब हम सभी बिल्डिंग्स की इकट्ठी बात करें कि हमने कहीं दूर से देखा हो कि शहर की हर बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग्स फ्लाई कर रहे थे. तो ये फ़र्क समझिएगा आप कि एवरी का मतलब क्या होता है कि हम एक टोटल यूनिट के तौर पे देखते हैं, सभी को इकट्ठा देखते हैं. और एज का मतलब जैसे कि हम उनको सेपरेट मान के देखते हैं, लेकिन दोनों के साथ जो वर्ब्स है वो दोनों के साथ ही सिंगुलर यूज होता है. अब ये देखिए यहाँ पे जब मैंने आपको यही बात बताई है कि एवरी ईच का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को सेपरेटली सोचते हैं, वन बाय वन. और एवरी का यूज़ हम तब करते हैं जब हम चीज़ों को एज ए ग्रुप देखते हैं, ऑल की सेंस में, और ईच का मतलब वन बाय वन की सेंस में. अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल लूँ, सपोज आई टीच 10th क्लास. इफ़ आई से दैट आई गिव होमवर्क टू ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, दैट मीन्स कि मैं सभी की बात कर रहा हूँ. मेरी क्लास के मान लीजिए इफ़ देर आर 30 ओड स्टूडेंट्स, तो मैं कह रहा हूँ कि सभी को मैं होमवर्क दूंगा. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर एक बच्चे को इंडिविजुअली होमवर्क दूंगा. तो यहाँ पे तो मैं ईच यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मतलब मैं उनको सेपरेटली इंडिविजुअली देख रहा हूँ. ठीक है. तो और अगर सेकेंडली मैं बात करूँ कि एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड दिस ईयर मस्ट गो थ्रू द न्यू सिलेबस. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि मैं एवरी स्टूडेंट बोल रहा हूँ. इसका मतलब मैं पूरे 10th क्लास के जितने भी बच्चे इंडिया में पढ़ रहे हैं, मतलब मैं उन सभी को एक ग्रुप के तौर पे देख रहा हूँ. मैं वहाँ पे ईच स्टूडेंट नहीं कह सकता, क्योंकि मैं हर एक की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा. मैं सभी एवरी स्टूडेंट का मतलब ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास एज अ होल, मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ. तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक ग्रुप के तौर पर देख रहा हूँ. तो देखिए यहाँ पे और भी एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली. अगर मैं कहता हूँ कि स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेंटेंस को आप वन बाय वन पढ़िएगा. एंड इफ आई से कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, एवरी सेंटेंस का मतलब ऑल द सेंटेंसेस. मैं एक सेपरेट या इंडिविजुअल सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल द सेंटेंसेस इन जनरल मस्ट हैव वर्ब्स. तो ये इसका यूज है. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कुछ पिक्चर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है. तो देखिए ईच के केस में तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने हर एक इंडिविजुअल के बाहर एक बॉक्स बनाया, जैसे कि मैं उसे इंडिविजुअल और सेपरेट दिख रहा हूँ. और एवरी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, एवरी में मैंने इन सभी को एक ग्रुप के तौर पे बात की है. तो आई होप कि ईच एंड एवरी का ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि ईच का एग्जाम यूज मैं तब करता हूँ जब मैं हर चीज़ों को इंडिविजुअल देख रहा हूँ. ठीक है. और एवरी का मतलब मैं सभी चीज़ों को एक ग्रुप के तौर पे देख रहा हूँ. Second difference between each and every is that each refers to two or more numbers.
यूजुअली स्मॉल नंबर होता है जिसको ईच रेफर करता है, एंड एवरी इज यूज फॉर अ लार्ज नंबर। टू नंबर्स के लिए हम एवरी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एवरी जो यूज़ होगा वो थ्री और मोर के लिए यूज़ होगा, और ईच वो यूज़ होगा वो टू और मोर के लिए यूज़ होगा। मतलब आई होप कि ये बात समझ पा रहे हैं आप कि ईच टू के लिए ईच यूज़ हो सकता है, एवरी यूज़ नहीं हो सकता। टू से ज़्यादा अगर हो तो उसके लिए हम एवरी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये अगर मैं कहूँ कि द ओनर्स नेम वॉज पेंटेड ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल, अगर मैं टू साइड्स की बात करता हूँ या टू से ज़्यादा भी हो सकती है, नो इशू विद दैट, तो ओनर का जो नेम है वो दोनों साइड जो थी वॉल की या ईच साइड जो थी उस पर पेंट किया हुआ था। दोनों साइड भी हो सकती है या चारों साइड भी हो वैसे एक दीवार की तो दोनों साइड ही होगी, ठीक है, अगर हम बात करें। और एवरी के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मिसाइल्स वर बीइंग थ्रोन फ्रॉम एवरी डायरेक्शन, जो मिसाइल्स है वो हर एक डायरेक्शन से मतलब फेंकी जा रही थी, मतलब चलाई जा रही थी। तो एवरी डायरेक्शन का मतलब ऑल डायरेक्शंस, तो ईच के बजाय हमने यहाँ पे एवरी यूज़ किया क्योंकि एक लार्ज नंबर को इंडिकेट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस है कि अगर हम बात करें कि जो थिंग्स हो रही है हैपन हो रही है रेगुलर इंटरवल्स पे, जैसे एवरी संडे, एवरी सैटरडे, या कुछ भी बात करूँ एवरी मंथ, तो वहाँ पे हम एवरी वर्ड यूज़ करते हैं अगर ये दिखाने के लिए कि हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, वहाँ पे हम ईच यूज़ नहीं करते। देखिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि हाउ ऑफन डू यू विजिट देयर, तो मैं ये कहूँगा कि एवरी संडे, क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल पर ये चीज़ें हो रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ईच संडे। ओके। एक और डिफरेंस जो है ईच एंड एवरी के बीच में वो ये है कि ईच जो है वो अकेला यूज हो सकता है लेकिन एवरी अकेला यूज नहीं हो सकता। कैसे? नन ऑफ द बिल्डिंग्स वॉज द सेम, ईच वॉज डिफरेंट, कि कोई भी बिल्डिंग सेम नहीं थी, ईच वॉज डिफरेंट का मतलब हर एक बिल्डिंग जो थी वो अलग थी। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि एवरी वॉज डिफरेंट, एवरी का यूज यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ईच वॉज डिफरेंट मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। नेक्स्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी, हम ईच ऑफ द कह सकते हैं लेकिन हम एवरी ऑफ द नहीं कह सकते, हमें कहना पड़ेगा एवरी वन ऑफ द। गेटिंग इट? हम कह सकते हैं ईच ऑफ द, बट हम एवरी ऑफ द नहीं कह सकते, वी हैव टू से एवरी वन ऑफ द। देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रिवॉर्डेड, हमने ऑफ द कहा, बट आई हैव रेड एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, मतलब एवरी के बाद हमें वन लगा के ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, ईच के बाद हम ईच ऑफ द कह सकते हैं। नेक्स्ट इज इस पैटर्न में हम ईच को मिडल या एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस यूज कर सकते हैं। देखिएगा, द स्टूडेंट्स वर ईच गिवन अ बुक, द स्टूडेंट्स वर ईच गिवन अ बुक, तो यहाँ पे मैं एवरी यूज नहीं कर सकता इस सेंस में, ईच ही यूज हो सकता है इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में। द पेन कॉस्ट ₹5 ईच, यहाँ पे ईच जो है एक एडवर्ब बन के यूज हो रहा है, द पेन कॉस्ट ₹5 ईच, और अगर मैं ये कह दूं कि द पेन कॉस्ट ₹5 एवरी, तो दैट विल बी रॉन्ग। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे सम एंड एनी को। तो देखिए सम एंड एनी का क्या यूज है कि सम और एनी जो है वो दोनों ही प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जा सकते हैं, मतलब सम भी प्लूरल नाउन से पहले यूज हो सकता है और अनकाउंटेबल से भी पहले यूज हो सकता है, मतलब सिंगुलर नाउन से पहले ये यूज नहीं हो सकते। ओके। एनी जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज हो सकता है, बट सम जो है वो प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन से पहले ही यूज होता है। क्लियर? देयर आर सम एक्सेप्शंस व्हिच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो देखिए अगर सम के साथ मैं प्लूरल नाउन यूज करता हूं तो वो इक्विवेलेंट होता है ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे मैंने आपको ए और एन के यूजेस पहले बताए थे कि ए के साथ हम ए या एन के साथ हम सिंगुलर नाउन किस सेंस में यूज करते हैं, तो उसी का अगर हमें प्लूरल सेंस दिखाना हो तो मैं यूज करूंगा सम प्लस प्लूरल नाउन्स। मान लीजिए मेरे को ये कहना हो कि देयर वाज अ फ्लावर देयर, मैं किसी भी फ्लावर की बात कर रहा हूँ, तो इसका अगर प्लूरल बोलना हो तो मैं कहूँगा कि देयर वर सम फ्लावर्स देयर। तो देखिए फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि सम इज यूज इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एंड एनी इज यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस। सम जो है वो आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। तो देखिए स्टूडेंट्स मिल्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जैसे मैंने आपको बोला था, एंड वी बॉट सम फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स क्या है, वो एक प्लूरल नाउन है। तो दोनों ही केसेस मैंने आपके सामने लिए हैं कि एक अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी एक प्लूरल नाउन से भी पहले, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंसेस है, मतलब अफर्मेटिव आप कह सकते हैं, तो दोनों में मैंने सम यूज किया है। और अगर मैं इन्हीं का नेगेटिव देखूं तो देखिए दोनों ही प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के फिर से एग्जांपल ले रहा हूं बट विद नेगेटिव सेंटेंसेस। देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट,
तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि देयर इजंट सम मिल्क, मैं कह रहा हूँ देयर इजंट, क्योंकि इजंट आ गया नेगेटिव में, मैं एनी यूज़ कर रहा हूँ। एंड वी डिडंट बाय एनी फ्लावर्स, डिडंट का मतलब फिर से नेगेटिव आ गया, तो मैं यहाँ पे एनी यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद है स्टूडेंट्स कि इन एनी इन सेंटेंसेस में भी यूज़ हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो मीनिंग रहता है, जो सेंस रहता है, वो नेगेटिव रहता है। अब देखिएगा, ही वेंट आउट विदाउट एनी मनी, तो विदाउट एनी मनी यूज़ किया। देखो विदाउट का जो सेंस क्या होता है, बिना, तो ये भी नेगेटिव सेंस है ना, तो मैंने एनी यूज़ किया यहाँ पे। आई रिफ्यूज़ टू ईट एनीथिंग, रिफ्यूज़ में मना करना होता है, मतलब एक नेगेटिव सेंस है। और इसी तरह एक और वर्ड है, हार्डली एनीबडी फेल्स इन एन इजी एग्जाम। ओके, हार्डली एनीबडी फेल्स इन एन इजी एग्जाम, तो इसमें भी हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से ही, मतलब एक नेगेटिव सेंस आ रही है। तो इन सभी में देखिए एनी या एनी के जो कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स का मतलब एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, तो ये कहलाते हैं। तो इनके साथ भी नेगेटिव मीनिंग रहता है इन वर्ड्स के साथ, तो हमने एनी यूज़ किया है। नेक्स्ट इज कि इनमें से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ दोनों यूज हो जाते हैं, सम भी यूज हो जाता है और एनी भी यूज हो जाता है। देखो मैंने पहले बात की थी कि विद पॉजिटिव सेंटेंसेस वी यूज सम एंड विद नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज एनी। लेकिन जहाँ पे बात होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सम हम तब यूज करेंगे जब या तो हम आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव आंसर आएगा सामने वाले से, या हम किसी को कोई ऑफर दे रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर, मतलब सम का यूज इस बात को सजेस्ट करता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आंसर हमारे फेवर में या यस आने वाला है, या फिर हम किसी को कोई ऑफर कर रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। अगर मैं किसी को कहूँगा कि वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑफर कर रहा हूँ सामने वाले को। तो मैं मतलब देयर इज समथिंग टू ईट, मतलब कुछ चीज़ पड़ी है खाने के लिए, तभी मैं पूछ रहा हूँ वुड यू लाइक समथिंग टू ईट। तो इसका मतलब ये रहेगा कि कुछ चीज़ पहले से पड़ी है खाने के लिए और मैं उसे ऑफर कर रहा हूँ। कैन आई हैव सम शुगर प्लीज़, तो देखिए कैन आई हैव सम शुगर प्लीज़ का मतलब क्या है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी से, तो मैंने रिक्वेस्ट के लिए भी सम यूज़ किया है। और इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि कुछ शुगर है जो कि मुझे मिल सकती है, मतलब मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है कि शुगर है ही नहीं वहाँ पे, तो फिर मैं ये कह दूँ, क्योंकि यहाँ पे हम एक फेवरेबल एक येस आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी हम सम का यूज़ कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल, डिड यू कैच सम फिश, मुझे पता है कि मेरे फ्रेंड ने कुछ फिश जो है वो पकड़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा उसने किया होगा, आंसर यस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि डिड यू कैच सम फिश। और अगर मुझे पता ही नहीं होता कि उसने फिश पकड़ी है नहीं पकड़ी है, इफ़ आई वॉज नॉट श्योर, तो मैं ये कह सकता था कि डिड यू कैच एनी फिश। सम का मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसने कुछ फिश पकड़ी है। नेक्स्ट इज एनी मीन्स दैट क्वांटिटी मे बी जीरो एंड इट लीव्स द आंसर ओपन। तो देखिए एनी का मतलब ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी जीरो भी हो सकती है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, और हम फेवरेबल आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हैव यू गॉट एनी नेल्स, मान लीजिए अगर मैं पूछ रहा हूँ किसी के पास नेल्स है या नहीं है, तो इफ आई एम नॉट श्योर कि वेदर दैट पर्सन इज हैविंग और नॉट, यस हो सकता है आंसर, नो भी हो सकता है, या आई डोंट नो ये भी हो सकता है। तो मतलब आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता कि क्या यस होगा या नो होगा। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे हैव यू गॉट सम की बजाय हैव यू गॉट एनी यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, आंसर ओपन है, आंसर कुछ भी हो सकता है, मैं कोई फेवरेबल आंसर उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए इफ़ के बाद एनी का यूज किया जा सकता है, इफ़ के बाद एनी का यूज किया जाता है, ऑफन हम करते भी हैं। ओके, लेकिन अगर आंसर में थोड़ा पॉजिटिव टोन चाहिए, तो उसके लिए हम सम भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एनी का, देखिए इफ़ यू नीड एनीथिंग डू राइट टू मी, इफ़ यू नीड एनीथिंग डू राइट टू मी। एनीथिंग का मतलब वी आर नॉट श्योर वेदर दैट पर्सन नीड्स एनीथिंग और नॉट, तो एनीथिंग इसलिए हमने यूज़ किया कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे लिखना। इफ़ यू नीड समथिंग, समथिंग का मतलब थोड़ा सा ये होगा कि आई बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स हेल्प, मतलब अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत चाहिए तो मैं तुम्हें मतलब मदद करूंगा, और मुझे ये भी लगता है कि उसको इन चीज़ों की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़्यादा मुझे ये लगता है, मतलब एक पॉजिटिव टोन ज़्यादा हो जाती है कि हाँ मुझे लगता है कि उसको ज़रूरत पड़ने वाली है। और एनीथिंग का मतलब आई डोंट नो कि उसे ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट ये जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है इसमें भी यही सेम आइडिया हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस आई हैव कोज्ड, आई एम सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस आई हैव कोज्ड का मतलब क्या है कि इफ़ आई हैव कोज्ड एनी इनकन्वीनियंस, अगर मैंने आपको कोई मुसीबत या फिर आपको मेरी वजह से कुछ असुविधा हुई है तो उसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, तो इफ़ आई हैव का सेंस होता है एनी इनकन्वीनियंस का मतलब। ठीक है, इफ़ आई हैव कोज्ड एनी इनकन्वीनियंस, ठीक है, तो इस सेंस में भी हम एनी को यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज एनी का यूज इस सेंस के साथ किया जाता है कि इट डजेंट मैटर विच, कि फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी हो, कुछ भी हो। देखिए यू कैन टेक एनी रूट, दे ऑल गो टू द स्टेडियम। कहते हैं कि आप कोई भी रूट ले सकते हैं, ये सारे रूट्स जो है, ये सारे रास्ते जो है वो स्टेडियम की तरफ ही जाते हैं। तो इट डजेंट मैटर विच रूट यू टेक। तो कई बार जब मैटर नहीं करता कि कौन सा रूट या कौन से किस तरीके से आप वहाँ पे पहुँचेंगे या कोई काम होगा, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि यू कैन टेक एनी रूट, या कोई भी एनी का सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज देखिए सम और एनी के जो कंपाउंड्स है वो भी इसी तरीके से यूज किए जाते हैं। कंपाउंड्स आपको पता ही होगा, जैसे समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, तो उनका जैसे मैंने आपको एनी और सम का यूज़ बताया, तो इस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। एक और बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि समवन हैज़ फॉरगॉटन देयर ब्रीफकेस। देखिए समवन, वैसे तो हमने हैज़ यूज किया सिंगुलर वर्ब के बाद, लेकिन हमने देयर यूज़ किया है, देयर ब्रीफकेस, मतलब हीज और हर यूज़ नहीं किया। इसका मतलब क्या हो जाता है, देयर का मतलब कोई भी हो सकता है, हीज और हर, तो हमने यहाँ पे देयर यूज़ किया है। इफ़ एनीबडी वांट्स टू पार्टिसिपेट दे कैन, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दे कैन, दे का मतलब ही और शी, तो यहाँ पे दे, ये चीज़ ध्यान रखना आपकी, मतलब आपने चाहे पहले सिंगुलर वर्ब यूज़ किया हो, लेकिन उसके बाद जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में या फिर डिटर्मिनर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो एक आप ये कह सकते हैं कि एक प्लूरल सेंस के साथ यूज़ हो रहे हैं, ही और शी दोनों को इंडिकेट करने के लिए। टू चूज अमंग मोर देन टू थिंग्स, तो देखिए देर आर सेवरल कलर्स, यू कैन हैव एनी ऑफ देम। देर आर सेवरल कलर्स, यू कैन हैव एनी ऑफ देम। तो दो से ज़्यादा चीज़ों की अगर चॉइस हो तो हम एनी यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए दो ही चीज़ों की चॉइस होती है तो हम क्या कहते हैं कि देर आर टू कलर्स, यू कैन हैव ईदर ऑफ देम। गेटिंग इट, मतलब दो में से अगर आपको चूज करना हो तो यू विल से कि देर आर टू कलर्स, यू कैन हैव ईदर ऑफ देम। बट इफ देर आर मोर देन टू कलर्स देन यू विल से देर आर सेवरल कलर्स, यू कैन हैव एनी ऑफ देम। आफ्टर डेट आई विल डिस्कस सम स्पेशल यूजेज ऑफ सम। तो देखिए कुछ स्पेशल यूजेज क्या है सम के। पहला है कि सम प्लस इनडेफिनेट नाउन जो होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई इनडेफिनेट पर्सन या किसी थिंग की बात कर रहे हैं, सम के बाद अगर कोई इनडेफिनेट नाउन आ जाए। देखिए कि सम इडियट हिट मी एक्सीडेंटली, सम इडियट का मतलब आई डोंट नो दैट इडियट, सम इडियट का मतलब कोई भी इडियट, कोई इनडेफिनेट इडियट, ठीक है। तो किसी इडियट ने मुझे एक्सीडेंटली हिट कर दिया है, सम इडियट, तो इसका मतलब इनडेफिनेट पर्सन की बात हो रही है। द ट्रेन वॉज कैंसल्ड फॉर सम रीजन, ट्रेन को कैंसिल कर दिया किसी रीजन के कारण, वी डोंट नो दैट रीजन इज इनडेफिनेट फॉर, बट फॉर सम रीजन, ड्यू टू सम रीजन द ट्रेन वॉज कैंसल्ड। तो इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सम डे और टाइम मीन्स एन इनडेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर। तो देखिए सम डे और सम टाइम का मतलब हमें नहीं पता हम किस टाइम की बात कर रहे हैं, बट वो एक इनडेफिनेट टाइम होगा। किस तरीके से, I'll अचीव माई एम सम डे और वन डे, इसका मतलब हो जाएगा वन डे। सम डे आई डोंट नो विच डे, लेकिन I'll अचीव माई एम सम डे, इसका मतलब इंडेफिनेट टाइम है फ्यूचर का कोई। देखिए टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग वी यूज सम, किसी चीज़ के बारे में अगर हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सम यूज़ करते हैं। सपोज मान लीजिए मैं कोई क्रिकेट का गेम देखने गया और मुझे वो गेम अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, दैट गेम वॉज रियली स्पेशल, आई कैन से दैट वॉज सम गेम, दैट वॉज सम गेम। सम गेम का मतलब भाई गेम में दम था। दैट वॉज सम सर्कस, मतलब सर्कस में रियली दम था। दैट वॉज सम शो, शो रियली स्पेक्टेकुलर था। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग अपनी दिखाने के लिए किसी चीज़ के लिए हम इस तरह से सम का यूज़ कर सकते हैं। बिफोर अ नंबर इन द सेंस ऑफ अबाउट, देखिए अगर किसी नंबर से पहले हम सम यूज करें तो इसका मतलब लगभग उतना नंबर जो है, अबाउट के सेंस में। एग्जांपल देखिएगा, सम 40 पीपल वर प्रेजेंट देयर, भाई लगभग 40 लोग जो थे वो वहां पे प्रेजेंट थे। सम 40 का मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अबाउट 40 पीपल वर प्रेजेंट देयर। सो यहाँ जो क्वांटिफायर्स है उसके कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने दिखाए हैं। मतलब मैंने सिंगुलर, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल, आई हैव टेकन द थ्री नाउन्स, three types of nouns, and I have taken these quantifiers: all, most, both, either, neither, every, each, some, any, no, to show that before which noun these quantifiers can be used. तो देखिए all जो है वो सिंगुलर से पहले यूज़ नहीं होता, मैंने दिखाया हुआ है। प्लूरल से पहले यूज़ हो सकता है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि all players। अनकाउंटेबल से पहले भी यूज़ हो जाता है क्योंकि म्यूजिक है वो अनकाउंटेबल है, तो all म्यूजिक हो जाएगा जैसे। इसी तरीके से ईदर की अगर मैं बात करूँ तो ईदर ओनली सिंगुलर से पहले यूज़ होता है, ईदर प्लेयर, ओके। सिमिलरली एनी की बात करूँ तो एनी प्लेयर, एनी प्लेयर्स और एनी म्यूजिक, मतलब एनी जो है वो तीनों से पहले ही यूज़ हो जाता है। सम देखिए, सम का मैंने आपको बोला था कि प्लूरल एंड अनकाउंटेबल से पहले यूज़ होता है, लेकिन सिंगुलर की सेंस में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि सम इडियट हिट मी, तो एक इंडेफिनिट पर्सन के लिए वो सिंगुलर सेंस में भी यूज़ हुआ था। तो इस तरीके से मैंने इसे ब्रैकेट में डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप इनको स्टडी कर लीजिएगा चाहे पोज करके,
कि कौन से नाउन से पहले कौन सा क्वांटिफायर जो है वो यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड नन। तो देखिए, ऑल और नन को हम स्टडी करने वाले हैं। ऑल, मोस्ट एंड नन को। All denotes the total of many units together and it is used with both plural and uncountable nouns. तो देखिए, all का मतलब क्या होता है, ये टोटल यूनिट्स जो होती है सभी को डिनोट करता है, टोटल यूनिट्स के लिए यूज किया जाता है, और ये प्लूरल नाउन से पहले भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिएगा इसके, ऑल माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट। तो माई बुक्स जो है वो प्लूरल है, तो मैंने उससे पहले ऑल यूज किया। एक बात और याद रखिएगा, अगर ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होता है तो वर्ब भी प्लूरल लेगा। तो मैंने ऑल माई बुक्स हैज नहीं लिखा, मैंने लिखा ऑल माई बुक्स हैव बीन लॉस्ट। सेकंड एग्जांपल है जी, ऑल इज वेल। आपने जो फेमस मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स जो मूवी थी, उसके अंदर क्या था भाई, ये एक फेमस डायलॉग था, ऑल इज वेल। तो ऑल जो है इसका मतलब क्या हुआ, ऑल के बाद अगर इज यूज हो रहा है, ऑल का मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लेगा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ अगर यूज हो रहा है तो, या अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज हो रहा है तो ऑल का मतलब यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में यूज हो रहा है कि सब कुछ। और इसके बाद हमने ऑल आर वेल के बजाय ऑल इज वेल। ऑल आर वेल का मतलब होता कि सारे लोग ठीक है, अगर मैं उस तरीके से यूज करता, मान लीजिए ऑल आर वेल, ऑल का मतलब सब कुछ ठीक है, तो ऑल इज वेल हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद है कि ऑल और मोस्ट के बाद जो है हम नाउन यूज कर देते हैं। इसको जनरलाइज अगर करके बोलना हो, जनरलाइज का मतलब सभी लोगों के लिए अगर बात करनी हो तो ऑल और मोस्ट के बाद हम नाउन यूज कर देते हैं। जैसे ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल की एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ कि सारे जो फ्लावर्स है वो ब्यूटीफुल है। मोस्ट पोल्यूशन कुड बी अवॉइडेड। मोस्ट पोल्यूशन का मतलब ज्यादातर जो पोल्यूशन है, देखिए मोस्ट के बाद में नाउन यूज किया है कि ज्यादातर जो पोल्यूशन है वो अवॉइड किया जा सकता है, मतलब एक जनरल सेंस में बात कर रहा हूँ, कोई विशेष बात नहीं कर रहा। मोस्ट टूरिस्ट डू नॉट विजिट दिस पार्ट ऑफ द टाउन, मतलब ज्यादातर जो टूरिस्ट है, अगर जो यहाँ पे आते हैं जो लोग टूरिस्ट, वो इस हिस्से में नहीं आते, इस जगह पे नहीं आते टाउन की। तो यहाँ भी मैंने एक जनरल बात की है। नेक्स्ट है, अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो ऑलमोस्ट या हाफ और या नन जो भी लगे, इनके बाद हम ऑफ प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूज करते हैं। देखिए, मैंने पहले एग्जांपल लिया कि ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल का मतलब सारे फ्लावर्स जितने भी जहाँ हैं। अगर मैं कहूँ कि ऑल ऑफ द फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर ब्यूटीफुल, अगर मुझे इसी गार्डन के पर्टिकुलर फ्लावर्स की बात करनी है तो मैं ऑफ वाला स्ट्रक्चर यूज करूंगा कि ऑल ऑफ द फ्लावर्स इन दिस गार्डन। उसके स्ट्रक्चर आपको ऊपर दिया हुआ है कि ऑल प्लस ऑफ प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन हो जाएगा, और इसमें स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बात हो जाएगी, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स विजिटेड दिस श्राइन, मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स विजिटेड दिस श्राइन, मतलब जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनमें से ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो इस दरगाह तक, इस मंदिर तक आए, यहाँ तक विजिट किया उन्होंने। नन ऑफ दीज शर्ट्स फिट मी, मतलब मैं इन्हीं शर्ट्स की बात कर रहा हूँ जो ये शर्ट्स मेरे सामने पड़ी हुई है कि नन ऑफ दीज शर्ट्स फिट मी। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रुप की बात के लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसके बाद है ऑल और हाफ के बाद ऑफ को हम ओमिट भी कर सकते हैं। या तो मैं कहूँगा ऑल माई फ्रेंड्स वर्क इन दिस सिटी, मतलब मैंने ऑफ हटा दिया, या मैं कहूँगा ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स वर्क इन दिस सिटी, दोनों ही सही रहेंगे। सिमिलरली हाफ दिस अमाउंट इज स्पेंट और हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज स्पेंट, ये दोनों का मीनिंग भी सेम रहेगा। ऑल जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पे भी यूज किया जाता है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद यूज किया जाता है, या मिड पोजीशन में भी यूज हो जाता है सब्जेक्ट के बाद। देखिएगा कैसे, द हॉर्सेस डाइड वी लॉस्ट देम ऑल। तो देखिए, द हॉर्सेस डाइड वी लॉस्ट देम ऑल, देम जो है वो एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो इसके बाद हमने ऑल को यूज किया। या मैं कह सकता हूँ कि वी लॉस्ट ऑल ऑफ देम, वी लॉस्ट ऑल ऑफ देम। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि द हॉर्सेस ऑल डाइड, मतलब ये सेंटेंस के मिड पोजीशन में आ रहा है, द हॉर्सेस ऑल डाइड। ये तीनों ही स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। इसके बाद है नन का जो मीनिंग है वो नेगेटिव होता है, इसे हम अकेले भी यूज कर सकते हैं और द प्लस ऑफ पैटर्न के साथ भी यूज कर सकते हैं। जैसे नन ऑफ द हॉर्सेस सर्वाइव्ड दे ऑल डाइड, कि कोई भी घोड़ा जो है वो बचा नहीं, सभी वो मर गए। नन ऑफ द हॉर्सेस सर्वाइव्ड, तो नन ऑफ द हॉर्सेस सर्वाइव्ड ना, तो सिंपली नन सर्वाइव्ड भी किया जा सकता है अगर पहले किसी चीज़ का जिक्र हो चुका हो और अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो।